आज के करंट अफेयर्स में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी की जो वन लाइनर न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। और इसमें सबसे पहले न्यूज़ है वो देखें क्या है कि नीदरलैंड ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का ताज जीता। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट के फर्स्ट रूम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीता है। तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने शूट आउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। FIH ने 2022 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में रूस को 2022 यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण प्रतिबंध कर दिया है। सबसे सफल टीम रही है वो नीदरलैंड। 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर कप सैंटियागो चिली में हुआ। 2023 का होगा, ठीक। अगली न्यूज़ है कि भारत ADB ने नागालैंड को समर्थन देने के लिए 2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने नागालैंड के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $2 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? जलवायु लचीला शहरी बुनियादी ढांचे को डिज़ाइन करना, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना और 16 जिलों में नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार करना, इसके लिए। अगली न्यूज़ देखिए, भारत LOC द्वारा वित्त पोषित हाई टेक पार्क की नींव बांग्लादेश में रखी गई। भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने बांग्लादेश के ICT राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक और ऊर्जा और खनिज नसरुल हामिद के साथ ढाका के पास कैरानीगंज में पहले IT हाई कोर्ट पार्क की आधारशिला रखी। यह भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC के तहत पहला पार्क है। यह भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के तहत पहला पार्क है। 7.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ से अधिक के प्रतिबंध LOC के साथ बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार बन गया है। अगला देखिए, भारत ने कंबोडियाई के प्रधानमंत्री हुन सेन को कोविशील्ड की खेप सौंपी। भारत ने मेड इन इंडिया कोविशील्ड टीकों की 3,25,000 खुराक कंबोडिया के PM हुन सेन को नोम पेन्ह भारत ने क्वाड वैक्सीन पहल के तहत इंडो पैसिफिक को कोविड टीकों की 5 लाख खुराक दान करने के लिए प्रतिबद्ध किया। देखिए, 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेज़बानी भारत करेगा। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल ने घोषणा की कि भारत में नेशनल डेल्फिक गेम्स 2023 की मेज़बानी की जाएगी। उद्देश्य है कि भारत की संस्कृतियों की विशाल विविधता का जश्न मनाने के लिए 36 राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की कला और संस्कृति को शामिल करना। इसमें कला की 6 श्रेणियां शामिल हैं: संगीत कला और ध्वनि, प्रदर्शन कला और कलाबाजी, भाषा कला और बयानबाजी, दृश्य कला और शिल्प, सामाजिक कला और संचार, पारिस्थितिक कला और वास्तुकला। NMDC ने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में 2 पुरस्कार जीते। इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज निगम को नई दिल्ली में 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
80वां स्कॉच समिति 2022 स्टेट ऑफ BSI एंड PSU है। NMDC ने ERP कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट कल्पतरु के लिए डिजिटल समावेशन श्रेणी में सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में स्वर्ण और रजत जीता। NMDC का मुख्यालय हैदराबाद। अध्यक्ष इसके अध्यक्ष और MD हैं सुमित देव। केंद्र ने केंद्रीय तिब्बती राहत समिति 2 को दी राहत। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति CTRC को 40 करोड़ का अनुदान अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है। CTRC को अनुदान देने की योजना 2015 में शुरू की गई थी। उद्देश्य इसका था कि बंदोबस्त कार्यालयों और सामाजिक कल्याण के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तिब्बती शरणार्थियों के प्रमुख केंद्र हैं। मुंबई को विश्व के वृक्ष शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुंबई को विश्व के वृक्ष शहर में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र और कृषि संगठन यानी UNFAO और अवार्ड के फाउंडेशन ने हैदराबाद 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के बाद 2022 के लिए मुंबई शहर को विश्व के वृक्ष शहर के रूप में मान्यता दी है। 2021 के लिए मुंबई को स्वास्थ्य, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए मान्यता मिली है। मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। अभिनेत्री दिव्यांग त्रिपाठी को एक कलाकार के रूप में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा आयोजित किया गया था। आज का स्टैटिक पार्ट में है भीमराव अम्बेडकर के बारे में। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में माता पिता रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई मुरवडकर सकपाल के घर में जन्मे। अम्बेडकर विनम्र शुरुआत से आए थे, लेकिन वे भारत के महानतम नेताओं में से एक बन गए। अम्बेडकर का मूल उपनाम अम्बेडकर अंबावडेकर था। अंबावडेकर यानी कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके पैतृक गांव अंबावडे के नाम से लिया गया। यह उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर थे। उन्होंने स्कूल के रिकॉर्ड में अपना उपनाम अंबावडेकर से बदलकर अपने स्वयं के नाम अम्बेडकर में बदल दिया था, क्योंकि वे उनसे बहुत प्यार करते थे। अम्बेडकर न केवल विदेश में अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि वे अर्थशास्त्र में पहले PhD और दक्षिण एशिया में अर्थशास्त्र में पहले डबल डॉक्टरेट धारक भी हैं। वह अपनी पीढ़ी के उच्च शिक्षित भारतीयों में से भी थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों के दौरान अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में 29 पाठ्यक्रम, इतिहास में 11, समाजशास्त्र में 6 और दर्शन शास्त्र में 5 और नृविज्ञान में 4, राजनीति में 3 और प्राथमिक फ्रेंच जर्मन में 1 पाठ्यक्रम किया। भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा अम्बेडकर द्वारा हिल्टन यंग कमीशन, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के रूप में भी जाना जाता है, को अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार दी गई थी।
1927 का महाड़ सत्याग्रह अम्बेडकर के राजनीतिक विचार और कार्यों में निर्णायक क्षणों में से एक था। महाराष्ट्र के छोटे से शहर महाड़ में आयोजित यह सत्याग्रह गांधी के दांडी मार्च से 3 साल पहले आयोजित किया गया था। जहां गांधी के अभियान के केंद्र में नमक था, वहीं पीने का पानी अम्बेडकर के धर्म युद्ध के मूल में था। 1942 से 1946 तक वायसराय की परिषद में श्रम के सदस्य के रूप में अम्बेडकर ने कई श्रम सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 1942 में नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन 7वें सत्र में उन्होंने काम के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे कर दिया। 1942 में दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन 7वें सत्र में अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 370 यानी कि जो जम्मू कश्मीर और राज्यों को विशेष दर्जा देता है उसका मसौदा तैयार करने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि भेदभावपूर्ण और राष्ट्र की एकता और अखंडता के सिद्धांतों के खिलाफ है। अनुच्छेद 370 को अंततः जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पूर्व दीवान गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था। अम्बेडकर ने व्यापक हिंदू कोड विधेयक पारित करने के लिए 3 साल तक संघर्ष किया था, जिसने महिलाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए। अम्बेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब भारतीय संसद द्वारा व्यापक हिंदू कोड बिल को हटा दिया, इस विधेयक के 2 मुख्य उद्देश्य हुए। पहला, हिंदू महिलाओं को उनके उचित अधिकार देकर उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना, और दूसरा था कि सामाजिक विषमताओं और जातिगत असमानता को समाप्त करना। इस विधेयक की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। महिलाओं को अब पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिल सकती है, तलाक और लड़कियों की गोद लेने की अनुमति भी मिली, और यदि विवाह अस्थिर था तो संहिता ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को तलाक का अधिकार दिया। और था कि विधवाओं और तलाकशुदा को पुनर्विवाह का अधिकार दिया। बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अंतरजातीय विवाह और किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेने की अनुमति होगी, यानी कि मैं समुदाय के प्रगति और महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति को डिग्री से मापता हूँ। शादी करने वाली हर लड़की अपने पति के साथ खड़ी हो, अपने पति के दोस्त और बराबर होने का दावा करे और उसकी दासी बनने से इनकार कर दे। मुझे यकीन है कि यदि आप इस सलाह का पालन करते हैं तो आप अपने आप को सम्मान और महिमा लाएंगे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अग्रणी अम्बेडकर ने दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर सिंचाई परियोजना के विकास की सुविधा के लिए केंद्रीय जल आयोग की स्थापना भी की। अब क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2019 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बना? तो कौन सा? मुंबई और हैदराबाद 2019 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बना। स्टैटिक पार्ट देखें इसके बारे में। यूनेस्को की घोषणा की कि विश्व शहर दिवस 2019 के अवसर पर मुंबई और हैदराबाद को रचनात्मक शहरों के अपने नेटवर्क में शामिल किया गया। 66 नए शहरों को जोड़ने के साथ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क कुल 246 शहरों की गणना करता है। मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया। इससे पहले चेन्नई और वाराणसी जैसे भारतीय शहरों को संगीत में यूनेस्को शहरों में शामिल किया गया, जबकि जयपुर को शिल्प और लोक कला के शहर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य? तो नौराह देवी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य लगभग 1197 किलोमीटर और यानी कि 462 वर्ग मील अगर मील में
को कवर करता है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था। त्रिपुरा के लोगों के निरंतर प्रयासों और संघर्षों से इसे उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अनुसार 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किस एक्ट के तहत? उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को। 14वें संविधान संशोधन हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए विधानसभाओं का निर्माण किया गया था। विधानसभाओं का हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए। 49वें संविधान संशोधन के साथ त्रिपुरा को एक जनजातीय राज्य के रूप में मान्यता मिली। 49वें। अगला प्रश्न, गौहर महल द्वारा बनाया गया, गौहर महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुदसिया बेगम के द्वारा गौहर महल बनाया गया था। कुदसिया बेगम। गौहर महल भोपाल का निर्माण 1820 में कुदसिया बेगम द्वारा करवाया गया था, जो भोपाल की पहली महिला शासक थी, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। गौहर बेगम 1819 में पितृसत्तात्मक शासन इतिहास को बदलकर भोपाल की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी। गौहर महल वास्तुकला की दो शैलियों का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है और इसमें झरोखा शामिल है जो आंगन में देखते हैं। नाम याद रखें, कुदसिया बेगम द्वारा। ठीक। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है बाणसागर बांध। बाणसागर या बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें सिंचाई, 435 मेगावाट जल विद्युत बिजली उत्पादन दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक हैं? सी ऑफ पोपीज कौन है? अमिताभ घोष। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में आयोजित विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने आयोजित विश्व धर्मों के शिकागो यानी कि जो अमेरिका में है उसके सम्मेलन में वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा किया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में हावड़ा के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में। एक सामाजिक सेवा और धर्मार्थ समाज है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वसे हुए गांव हैं? तो बिहार में। यह भी देखा गया कि राज्यों में बिहार सबसे ऊपर है, जिसमें 1129 गांव वसे हुए हैं और उसमें बाद में केरल और उत्तर प्रदेश हैं, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 797 और 554 गांव वसे हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? तो नलबारी मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। हिमाचल के बिलासपुर शहर में हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में 4-5 दिवसीय नलबारी या वार्षिक पशु मेला लगता है। इस त्यौहार में लोग कुश्ती और कई अन्य मज़ेदार गतिविधियों का आनंद लेते हैं। इस उत्सव के लिए नालागढ़ और पंजाब के पड़ोसी इलाकों में मवेशी लाए जाते हैं। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक कौन सा है? स्ट्रिंग संगीत वाद्य यंत्र है चिंकारा, मध्य प्रदेश का स्ट्रिंग संगीत वाद्य यंत्र। भारत में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी? स्किल इंडिया की प्रमुख योजना कब? 2015 को स्किल इंडिया की प्रमुख योजना शुरू की गई थी। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को भारत में 30 करोड़ से अधिक लोगों को 2022 तक विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण
प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को स्किल इंडिया की प्रमुख कौशल विकास योजना माना जाता है। इसका उद्देश्य है कि बेहतर आजीविका सुरक्षित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने में सक्षम बनाना। इस योजना के तहत मूल्यांकन और प्रशिक्षण शुल्क सरकार द्वारा कवर किया जाता है और पूर्व अनुभव वाले व्यक्ति प्रमाणित हो सकते हैं। 2015 को स्किल इंडिया। यशोविग्र महेचंद्र और चंद्रदेव किस वंश के 3 शासक हैं? गढ़वाल वंश के। यशोविग्र, महेचंद्र और चंद्रदेव। गढ़वाल के अधिकांश अभिलेख उत्तर प्रदेश में खोजे गए हैं और वाराणसी से जारी किए गए हैं। पहले 3 शासक हैं यशोविग्रह और महेचंद्र और चंद्रदेव के काल में वंशवादी शक्ति धीरे धीरे समेकित हो गई। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम परिणामों के अनुसार 112 मतलब 11,23,00,000 11,23,74,333 यानी भारत की जो कुल जनसंख्या उसका 9.28% की आबादी के साथ भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की क्रमशः संख्या है 58 करोड़ 2,43,056, 54 करोड़ 13,01,277, 112 करोड़ 11 करोड़ 23,74,333 भारतीय जनगणना के परिणामों के अनुसार है। ग्रेट बेयर नामक नक्षत्र कितने चमकीले तारों में से बना है? 7। ग्रेट बेयर नामक नक्षत्र कितने चमकीले तारों से बना है? 7। मैगुडी मंदिर आपको आज के किस राज्य में है? मैगुडी मंदिर, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थलमंडल स्टेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है? प्लेट टेक्टोनिक्स। स्थलमंडल पृथ्वी का चट्टानी बाहरी भाग है। यह भंगुर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के शीर्ष भाग से बना हुआ है। स्थलमंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे कठोर भाग है। स्थलमंडल 2 प्रकार के होते हैं, महासागरीय स्थलमंडल और महाद्वीपीय स्थलमंडल। महासागरीय स्थलमंडल महासागरीय क्रस्ट से जुड़ा है और महाद्वीपीय स्थलमंडल की तुलना में थोड़ा सघन है। निम्नलिखित में से कौन हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक हैं? तो जी कृष्णन। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के नाम पर भारत कोकिला अर्जित किया? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने भारत की कोकिला या भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारत की कोकिला या भारतीय कोकिला कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताएं कल्पना और भावनाओं से भरपूर हैं। यह एक काव्यत्री, वक्ता और स्वतंत्रता सेनानी, समानता की योद्धा और प्रकृति प्रेमी थी। सरोजिनी नायडू एक विपुल कवियत्री थी जिनकी कविताएं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द वर्ड ऑफ टाइम 1912 में उनकी एकत्र कविताएं शामिल थी, जिन्हें द स्पेस ट्रैप्ड फ्लूट 1928 में और द फेदर ऑफ द डॉन 1961 के रूप में प्रकाशित किया गया था। वे कौन से दो चर हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा किया जाता है? तो पर्यावरण क्षरण और प्रति व्यक्ति आय। पर्यावरण कुजनेट वक्र पर्यावरणीय गिरावट और प्रति व्यक्ति आय के लिए विभिन्न संकेतकों के बीच एक परिकल्पित संबंध है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है राष्ट्रपति। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक हैं कौन? सातवाहन शासक थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी भारत के वर्तमान दक्षिण क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य का शासक था। उनका उल्लेख सातवाहन राजवंश के महत्वपूर्ण और महानतम शासक में से
शासक के रूप में किया गया था। रुपए का प्रतीक जिसे 2017 में भारत में पेश किया गया था, देवनागरी रा और आर का एक सम्मेलन किसका है? रोमन का है। IIT बॉम्बे के स्नातकोत्तर डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया नया प्रतीक अंततः 15 जुलाई 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चुना गया। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, समाप्त कब हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ। 20 जून 1858। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और 20 जून 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिक द्वारा ग्वालियर में समाप्त हुआ। भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, 1857 से 1959 में भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैला था। दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ। यह सिपाही विद्रोह 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हिंसक और बहुत खूनी विद्रोह था। QSRAM क्या है? एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। QSRAM त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक मिसाइल है जो हवाई हमलों में चलती तख्तरबंद स्तंभों की एक रक्षा के लिए है। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है दलखाई। लास्ट प्रश्न है, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई। आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है और संबलपुर के आदिवासियों के लिए लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूप में जाना जाता है।